हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने 1D बॉक्स के बारे में पढ़ा था कि हमारा जो पार्टिकल है यदि एक वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर गति कर रहा है तो उसके लिए ऊर्जा आइगन मान और उसके जो आइगन फलन है वो क्या होंगे। ठीक है, वहां पर हमारे पास में क्या था, पार्टिकल जो था उसकी गति एक बॉक्स के अंदर सीमित थी। ठीक है, इस बॉक्स की चौड़ाई हमें AD1 थी। ठीक है, 0 to A, और जो बॉक्स था उसकी जो दीवारें थी वहां पर जो विभव अनंत था। ठीक है, और पार्टिकल की जो गति थी वो इस विभव बॉक्स के अंदर सीमित थी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जनरलाइजेशन कर रहे हैं कि हमारी जो गति है वो एक डायमेंशन के अंदर ना होकर के यदि 3 डायमेंशन के अंदर हो, यानी पार्टिकल इस तरह के एक विभव बॉक्स के अंदर गति कर रहा हो तो उसके लिए आइगन फंक्शन और उसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यूज है वो क्या होंगी। ठीक है, तो हम 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या होगा कि हम लिखते हैं कि माना कण की गति एक त्रिविमीय बॉक्स में है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में जो 3 डायमेंशनल बॉक्स हमने लिया है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी इसकी जो तीनों ये भुजाएं हैं वो कितनी होगी अपने पास में, A, B और C हैं। ठीक है, त्रिविमीय बॉक्स में है। तो यहाँ से हमारे पास में जो हमारा 1D बॉक्स के लिए था सेम वही रहेगा कि 1D बॉक्स के अंदर उसका जो अनंत विभव था A और उसकी 0 वाली जो उसकी बाउंड्रीज थी, यहाँ पर अपने पास में बाउंड्रीज जो है वो A, B, C हैं। ठीक है, तो उसके लिए जैसे हमने वेव फंक्शन लिखे थे वैसे ही हम यहाँ पर वेव फंक्शन लिखेंगे और उसी प्रकार से हम एनर्जी आइगन वैल्यूज को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा कि माना कण की गति एक त्रिविमीय बॉक्स में है, बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः कितनी है, ABC है, तथा बॉक्स के अंदर विभव Vxyz इक्वल टू 0 है। ठीक है, बॉक्स के अंदर विभव Vxyz इक्वल टू 0 है तथा बॉक्स के बाहर विभव अनंत है। ठीक है, तो जिस तरह से अपने पास में 1D बॉक्स के अंदर था कि जो विभव था पोटेंशियल हमारा अंदर तो 0 था और बाहर क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, इसके वेव फंक्शन का मान क्या आएगा, सिर्फ अंदर आएगा अपने पास में, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो तरंग फलन होता है साई, उसका मान बाहर जो होगा अनंत विभव के अंदर 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि साई किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में बॉक्स के बाहर विभव कितना है, अनंत है, और बॉक्स के अंदर विभव क्या है, 0 है। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, हमारा जो साई वेव फंक्शन है उसको हम तीनों डायमेंशन के लिए लेते हैं, x, y और z। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा कि माना साई इक्वल टू x यानी हमने तीनों जो वेरिएबल्स है हमारे, तीनों जो डायरेक्शंस होंगी x, y, z, इन डायरेक्शन में हमने सेपरेटली ले लिया साई को। ठीक है, और साई जो है वो फंक्शन ऑफ x, y, z होगा। यहाँ पर x जो है फंक्शन ऑफ x, कैपिटल Y फंक्शन ऑफ y
और कैपिटल जेड जो है वो फंक्शन ऑफ जेड हो गया अपने पास में, ठीक है। और जो हमारी श्रोडिंगर समीकरण होती है वो क्या होगी, ठीक है, त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण निम्न होगी, ठीक है। श्रोडिंगर हमारी जो समीकरण थी उसके अंदर यहाँ पर क्या जाएगा, अब जो हमने पहले -h²/2m del 2 psi अपॉन del x2 किया था उसकी जगह तीनों डायरेक्शन पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, -h²/2m del 2 psi अपॉन del x2 प्लस का del 2 psi अपॉन del y2 प्लस का del 2 psi अपॉन del z2, ठीक है। और प्लस v x y z वो हमारा क्या है, 0 है, तो यहां से क्या आ जाएगा e psi, ठीक है। यही हमारी इक्वेशन थी श्रोडिंगर समीकरण जो थी। और हमने psi को क्या माना है, x y z का फंक्शन, तो ये हमारा x x y y और z z रहेगा, ठीक है। और ये हमारी क्या हो गई, श्रोडिंगर समीकरण हो गई, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं कि इन तीनों में जो अपने पास में psi x y z इसकी वैल्यूज हम इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा x जो है वो ओनली x का फंक्शन है, y जो है वो ओनली y का फंक्शन है, और जो z हमने माना है कैपिटल Z वो ओनली z का फंक्शन है। तो यहाँ से अपने पास में आ गया कि समीकरण 1 से मान, ठीक है, समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो हम समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहां तक लिख लें इसे कंप्लीट। ठीक है, अब हम ये मान रख देंगे। तो ये अपने पास में आ गया del 2 psi अपॉन del x2, ठीक है। जब हम इसको del 2 psi अपॉन del x2 और del 2 psi अपॉन del y2 प्लस का del 2 psi अपॉन del z2 करेंगे तो हमारे पास में क्या है, x जो है वो x का फंक्शन है, y जो है वो y का फंक्शन है, और जो z है वो z का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये अपनी इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख लेते हैं साथ में कि अपने पास में क्या आ जाएगी, del 2 psi अपॉन del x2 प्लस का del 2 psi अपॉन del y2 प्लस का del 2 psi अपॉन del z2 इक्वल टू माइनस का 2me अपॉन h का स्क्वायर साई, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, माइनस का 2me अपॉन h का स्क्वायर साई। तो यहाँ से हम इसके अंदर वैल्यू रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये ओनली x के रिस्पेक्ट में होगा, तो y और z ऐसे कैसे रह जाएंगे, ओनली क्या आ जाएगा del 2x अपॉन del x2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अपने पास में क्या है, ओनली x का फंक्शन है, तो ये जो अपने पास में डिफरेंशिएशन होगा वो ओनली किसका हो जाएगा, x का होगा। इसी तरीके से जो सेकंड टर्म है अपनी ओनली y का फंक्शन है, तो x ऐसे कैसे और y कैसे रह जाएगा, और ये अपना आ जाएगा del 2 psi अपॉन del y2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा del 2y अपॉन del y2, ठीक है, प्लस का del 2 psi अपॉन del z2। तो ये अपना आ गया
और डेल टू साई अपॉन डेल Z2 है, तो ये डेल टू Z अपॉन डेल Z2, ठीक है, इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा माइनस का 2me अपॉन h कट स्क्वायर साई, ठीक है। तो ये अपने पास में इक्वेशन आ गई। इसको हम क्या करें, कंप्लीट इक्वेशन को हम 1 अपॉन एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दें, या एक्स वाई जेड से हम इसको डिवाइड कर दें। तो उपरोक्त समीकरण को यहाँ पर भी हम साई की जगह मान ये रख देंगे एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड, ठीक है। तो उपरोक्त समीकरण को एक्स एक्स वाई और जेड से भाग देने पर ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या होगा, तो ये अपने पास में आ जाएगा 1 अपॉन एक्स डेल टू एक्स अपॉन डेल x2 प्लस का 1 अपॉन, यहाँ पर हमने y का रखा है, ये z आएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन y डेल टू y अपॉन डेल y2 प्लस 1 अपॉन z डेल टू z अपॉन डेल z2, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, डेल टू z अपॉन डेल z2, तो ये अपने पास में माइनस का 2me अपॉन h का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो अपने पास में तीनों वेरिएबल्स आ रहे हैं, तीनों क्या है, अलग अलग, ये ओनली x का फंक्शन है, ये ओनली y का फंक्शन है, और ये अपने पास में ओनली किसका फंक्शन है, z का फंक्शन है, थर्ड वाला, ठीक है। तो इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं, पृथक पृथक किसी नियतांक के बराबर रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम करें कि उपरोक्त समीकरण में तीनों पदों को पृथक पृथक नियतांकों के बराबर रख सकते हैं। तो यहां से अपने पास में तीन इक्वेशन आ जाएंगी। जैसे अपने पास में 1D बुक्स की हुई थी, एक इक्वेशन थी, वैसे ही अपने पास में अब यहाँ पर क्या आ जाएंगी, तीन इक्वेशंस आ जाएंगी। तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स डेल टू एक्स अपॉन डेल x2, ठीक है, और इक्वल टू हमें इसे रख रहे हैं माइनस का के एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में आ गया माइनस का के एक्स स्क्वायर, और इसी तरीके से अपने पास में 1 अपॉन वाई इक्वल टू आ गया डेल टू वाई अपॉन डेल y2 इक्वल टू माइनस का के वाई स्क्वायर, और इसी प्रकार डेल टू जेड अपॉन डेल z2 इक्वल टू माइनस का के जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और माइनस के जेड स्क्वायर, ठीक है। इसको यहाँ तक लिखें। फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों के लिए तीन इक्वेशंस आ जाएंगी अपने पास में, और एक तो x के लिए आ जाएगी, एक y के लिए और z के लिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 तक हो गई थी अपने पास में, ठीक है। अब हम इनको थोड़ा सा और सॉल्व करके इस प्रकार लिख सकते हैं कि अपने पास
में 1/x, तो ये हो जाएगा del 2x अपॉन del x2 प्लस का kx स्क्वायर x, ठीक है, जहां पर x जो है फंक्शन ऑफ x है और इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो अपनी ये आ गई, ठीक है। del x2 इक्वल टू माइनस का kx स्क्वायर x, और यहां से अपने पास में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी del 2y अपॉन del y2 प्लस का ky स्क्वायर या माइनस का ky स्क्वायर y, ठीक है। और थर्ड अपनी इक्वेशन हो जाएगी del 2z अपॉन del z2 इक्वल टू माइनस का kz स्क्वायर z, और इन तीनों को हम लिख सकते हैं del 2x अपॉन del x2 प्लस का kx स्क्वायर x इक्वल टू 0, ठीक है। और del 2z अपॉन del z2 del 2y अपॉन del y2 प्लस का ky स्क्वायर y स्क्वायर y इक्वल टू 0, और del 2z अपॉन del z2 प्लस का kz स्क्वायर z इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में del 2x अपॉन del x2, kx स्क्वायर xx इक्वल टू 0, del 2y अपॉन del y2, ky स्क्वायर y इक्वल टू 0, और del 2z अपॉन del z2 प्लस का kz स्क्वायर z इक्वल टू 0, ठीक है। तीन इक्वेशन आ गई अपने पास में, और जो हमारे kx स्क्वायर ky स्क्वायर और kz स्क्वायर है वो तीनों मिलाकर के क्या है अपने k स्क्वायर है। जैसे हमने पिछला जो हमारा वो हमने सॉल्व किया था 1D बॉक्स के लिए, तो वहां पर अपने पास में k स्क्वायर इक्वल टू क्या था 2ne अपॉन h स्क्वायर था, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे कि हमारा kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर, ये तीनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, टोटल जो हमारा k है और इक्वल टू 2ne अपॉन h स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में जो कंप्लीट होगा वो क्या हो जाएगा 2ne अपॉन h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारी क्या आ गई, तीन इक्वेशंस आ गई। इक्वेशन नंबर को हम डाल देते हैं 3, 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए अपने पास में। अब जो हमारी इक्वेशन थी 1D बॉक्स की वो क्या थी, सिर्फ इतनी थी। तो यानी हमारे पास में इन तीनों इक्वेशंस के लिए क्या आएंगे, आइगन फलन आएंगे, ठीक है। जिस तरह से हमने क्या निकाला था 1D बॉक्स के अंदर अपन ने सॉल्व किया था, तो वहां पर हमारे पास में जो फलन आया था वो क्या था √2/a sin n pi x अपॉन a, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में जैसे जैसे हम n की वैल्यू रख रहे थे, हमें मूल ऊर्जा स्तर और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ये हमें मिल रही थी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तीन वैल्यू जोड़ सकते हैं n1, n2 और n3, क्योंकि तीन है अपने पास में, यानी एनर्जी के मान जो होंगे या जो इन फलनों के मान होंगे, वेव फंक्शंस के जो मान होंगे वो इन तीनों पर डिपेंड करेंगे। दूसरा अपने पास में क्या है, यहाँ पर जो a है वो अपने पास में तीन है, a, b और c, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में गिवन है। तो यहाँ से ये किस फॉर्म में आ जाएगा, इसको हम n1 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम y के लिए सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम n2 ले सकते हैं, और अगर हम किसके लिए सॉल्व करें z के लिए तो वहां पर हम n3 ले सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम लिख सकते हैं
तो हम क्या करें, उपरोक्त समीकरणों के हल निम्न होंगे। ठीक है, तो हमारे पास में जो इक्वेशंस हैं इनके सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या होगी, डेल टू एक्स एक्स अपॉन डेल एक्स टू, ठीक है, प्लस के एक्स स्क्वायर एक्स एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो या तो हम इसे क्या करें, डायरेक्ट जिस तरह से हमने 1D बॉक्स के अंदर किया था वहां से लिख लें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग अगर तीनों के लिए निकालें। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि अपना जो x आएगा वो क्या आ जाएगा, a sin के x प्लस का b cos के x। ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले में निकाला था a sin के x प्लस का b cos के x, और यहां से अपन ने बाउंड्री कंडीशन लिखी थी, उपरोक्त हल में नियतांकों के मान ज्ञात करने के लिए x इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू 1 पर क्या लगाएंगे, हम सीमा प्रतिबंध लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर सीमा प्रतिबंध लगाने पर, ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो गया कि x इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू 1 पर हम बाउंड्री कंडीशंस को लगाएंगे। तो हमारे पास में क्या जाएगा कि b इक्वल टू 0 हो जाएगा जब हम x इक्वल टू 0 पर लगा रहे थे। सेम जो हमारा 1D बॉक्स वाला है वही प्रोसेस है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया कि फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पर अपने पास में इसका मान आ जाएगा, ये 0 हो गया, x इक्वल टू 0 पर 0, ठीक है, और a sin के 0, ठीक है, और यहाँ से अपने पास में b cos 0, तो cos 0 का मान कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में आ गया 0 इक्वल टू a sin के 0, तो ये तो 0 हो गया, प्लस का b cos के अंदर हमारे पास में 0 के अंदर 1 आ जाएगा, तो हमारे पास मान आ गया b इक्वल टू 0। ठीक है, अब b इक्वल टू 0 बन गया अपना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा जो x होगा वो ओनली क्या बचा, a sin के x। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में x ओनली क्या बच गया, a sin के x बच गया। अब हम a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध को यूज करेंगे। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा a का मान ज्ञात करने के लिए प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, जब हम a का मान ज्ञात करने के लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशंस यूज करेंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा। ये मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रही हूँ, जो अपना पिछला जो लेक्चर है उसके अंदर हमने सॉल्व किया था। तो हमारे पास में क्या आएगा, a का मान √2/a आ जाएगा। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या आएगा अपने पास में √2/a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो वेव फंक्शन है x क्या हो गया, √2/a sin kx। ठीक है, ये सारा x के लिए चल रहा है अपना। तो यहाँ से अपने पास में x का जो मान है वो ये आ गया। अब यहाँ तक हमने पहले भी सोल्व किया था, सेम वही प्रोसेस है। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू a वाली जो हमारी बाउंड्री है उसको यूज
वहां से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब चूंकि x इक्वल टू a पर सीमा प्रतिबंध लगाएं या x इक्वल टू a पर फलन का मान 0 होगा, तो क्या हो जाएगा, kxx या 0 इक्वल टू √2/a साइन kxx इक्वल टू 0 और x का क्या है अपना a है, ठीक है। एक हमने बाउंड्री 0 और दूसरी हमारी क्या हो गई, a हो गई kxa। तो यहाँ से kxa हमारा क्या आ गया n पाई, और इसे हम n1 ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास में तीनों के लिए आएगा, तीनों डायरेक्शंस के लिए। तो यहाँ से kx का मान आ गया n1 पाई अपॉन a, ठीक है। तो वेव फंक्शन क्या बन गया हमारा, अतः तरंग फलन xx इक्वल टू √2/a साइन kx का मान हमारा n1 पाई x अपॉन a, तो ये हो जाएगा n1 पाई x अपॉन a, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई साइन n1 पाई x अपॉन a। ये हमारे लिए आ गया x के अंदर जो तरंग फलन होगा हमारा x डायरेक्शन के लिए। अब हम इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, y और z के लिए कर सकते हैं। वहां पर अपने पास में a की जगह क्या होगा, b और c आ जाएगा, ठीक है। और हम तीनों ले लेंगे n1 n2 n3, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार y इक्वल टू √2/b साइन n2 पाई y अपॉन b, ठीक है। और z क्या हो गया, √2/c साइन n3 पाई z अपॉन c, ठीक है। तो ये अपने पास में तीनों आ गए x, y और z। अब जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी उसके अंदर हम मान रख सकते हैं x y y और z z का, ठीक है। तो वहां पर हम इसका मान रख देंगे, यहां तक लिख ले इसको। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो टोटल वेव फंक्शन है उसका मान लिखेंगे। इनके अंदर अपने पास में n1 क्या हो जाएगा, जहां n1 इक्वल टू क्या है kxa अपॉन पाई, और n1 के मान अपने पास में क्या हो सकते हैं 1 2 3, और n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा kb अपॉन पाई, ठीक है। इसी प्रकार से n3 क्या हो जाएगा, और n2 के मान में क्या है 1 2 3, और यहां पर आ जाएगा जहां n3 इक्वल टू kz c अपॉन पाई, ठीक है। और इसके मान भी क्या है, n2 के मान भी, n3 के भी 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारे पास में x y और z ये तीनों आ गए। अब हम जो हमारा टोटल वेव फंक्शन होगा, हमारा जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है उसका मान क्या हो जाएगा,
तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा अतः प्रसामान्यकृत हमारा नॉर्मलाइज्ड तरंग फलन या अवस्था फलन निम्न होगा। ठीक है, तो साई जो हमारा एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रहा था वो क्या हो जाएगा, तीनों के मान रख देंगे हम, तो ये आ गया √8/ABC। ठीक है, √2/a, √2/b और √2/c, तो √8/ABC। ठीक है, और साइन n1πx/a, साइन n2πy/b, और साइन n3πz/c। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ गया n1πx/a, n2πy/b और n3πz/c। ये अपना टोटल फंक्शन आ गया। ठीक है, तो यहां से साई एक्स वाई जेड का मान ये हमारा 3 डायमेंशन के अंदर वेव फंक्शन होगा या अवस्था फलन जो होगा हमारा ऊर्जा आइगन फलन जो है n1πx/a, n2πy/b और sin n3πz/c। और यदि ये हमारी जो ABC तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो क्या हुई, सेम हुई, तो यहां से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यदि A = B = C हुई तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, साई √8/a³। ठीक है, या हम 2/a⁴ लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है और यहाँ पर अपना a³ बन जाएगा और इनकी पावर क्या है, 1/2 है, तो इसे हम लिख देंगे 2/a⁴/2। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन n1πx/a, साइन n2πy/a और साइन n3πz/a। ठीक है, तो हमारा जो वेव फंक्शन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा अगर अपने पास में A, B और C इक्वल हुए तो। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, तरंग फलन आ गया। इसके अंदर हमारी सेम प्रोसेस थी, बस यहाँ पर जो हमारा पार्टिकल था वो क्या था, एक 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर गति कर रहा था। ठीक है, तो उसका जो तरंग फलन होगा वो ये आ गया। अब यहाँ पर अपने पास में n1, n2, n3 इन तीनों पर डिपेंड करेंगे इनके ऊर्जा आइगन मान। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर निकाला था कि हमारे जो ऊर्जा आइगन मान थे क्या आया था, En = n²π²h²/2ma² था। ठीक है, तो यहाँ से अब अपने पास में क्या हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा क्योंकि n1² + n2² + n3² यानी n1, n2, n3 के मान पर डिपेंड करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास में क्या आएंगे, एनर्जी आइगन वैल्यू जाएंगी। और इसी प्रकार यहाँ पर हमारे जो वेव फंक्शन होंगे वो भी क्या होंगे, n1, n2, n3 के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में ये जो वैल्यूज है अपनी एनर्जी आइगन वैल्यूज वो इस तरीके से आ जाएंगी। अब यहाँ पर हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेंगे इनके, तो इनमें क्या आएगी, अपभ्रष्टता डीजेनरेसी आएगी। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि इनके जो एनर्जी आइगन वैल्यूज होती हैं वो हम किस तरह निकाल सकते हैं और उनके मान जो होंगे उनका जब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, वो भी क्या होगा, डिस्क्रीट ही होगा। जैसे विविक्त ऊर्जा स्तर हमें क्या मिले थे, 1D बॉक्स के अंदर मिले थे, वैसे हमारे यहाँ पर होंगे और जो एनर्जी की आइगन वैल्यूज है वो
क्या क्या होंगी। ठीक है, तो ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अभी अपन हमारा तरंग फलन जो है वो ये हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम निकालते हैं कि एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या क्या आएंगी।